नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय पे मैं आपको पिछले अध्यायों में धातु वर्ग के अंतर्गत मैंने स्वर्ण एवं रजत धातु के बारे में आपको बताया। इसके पश्चात पिछले अध्याय में मैंने आपको ताम्र के बारे में कुछ वर्णन बताए हैं। ताम्र के शोधन पर्यंत मैं आपको बता चुका हूँ। ताम्र का शोधन कैसे किया जाता है इसकी विधि मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे मैं आपके ताम्र के मारण के विषय में बताने जा रहा हूँ। मारण मतलब भस्म बनाना। तो ताम्र का मारण कैसे करते हैं उसके बारे में विधि बताने जा रहा हूँ। तो ताम्र मारण के लिए शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली को जम्मीरी, पहले कज्जली बना ले। शुद्ध पारद गंध की कज्जली बना ले। कज्जली समझते हैं? कज्जली के बारे में शायद मैंने आपको अभी नहीं बताया है, शायद मेरे पूर्व टीचर ने बताया होगा कज्जली कैसे बनती है। रस यानी पारद और गंधक, इन दोनों को खरल में निरंतर कई घंटों तक मर्दन करने पर कृष्ण बल की जो एक पदार्थ बनता है उसको कज्जली कहते हैं। इस कज्जली के बाद ही पारद से औषधियों का निर्माण होता है। इससे पूर्व पारद से किसी प्रकार का औषधि का निर्माण नहीं हो सकता। पारद की सबसे पहले पारद और गंधक की कज्जली बनाते हैं और कज्जली से ही औषधियों का निर्माण होता है। तो कज्जली बनाते हैं पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बनाकर जम्मीरी नींबू का एक वर्ग विशेष होता है जम्मीरी नींबू के स्पर्श में घोटकर लेप बना ले। उस कज्जली को जम्मीरी नींबू में लेप बना ले और उस लेप को ताम्र के पतले पतले, शुद्ध ताम्र के पतले पतले जो कंटक विधि पत्र होते हैं इन पर लेप करें और सुखा लें। लेप करने के बाद सुखा लें। तत्पश्चात इन पत्रों को सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। अब तक जो स्वर्ण की भस्म बनाई थी उसमें कुक्कुटपुट था, रजतपुट में भी कुक्कुटपुट से हो जाती है, गजपुट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ताम्र में तो गजपुट ही देना है, गजपुट से ही होता है ताम्र भस्म में। तो गजपुट में अग्नि देवें और पाक करें। इस प्रकार 3 बार पुट देने से ताम्र की भस्म बन जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन 3 बार में भस्म नहीं बन पाती। प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में कई बार करनी पड़ती है, कम से कम 20 बार तो करनी ही पड़ती है, लेकिन शास्त्रों में 3 बार का उल्लेख है, तो लेकिन कई बार करनी पड़ती है। अगली विधि जो बताई है इन्होंने, इसी विधि द्वारा मारित ताम्र को दोष मुक्त करने के लिए, मतलब कोई दोष रह जाए उसको मुक्त करने के लिए ताम्र भस्म को नींबू आदि किसी भी अम्ल द्रव के साथ मर्दन कर गोला बना ले। मर्दन करें इसका मतलब 3 पुट देने के बाद में बाद की विधि है। मतलब 3 पुट देने के बाद में विधि है कि उस ताम्र भस्म को जो बन गई है उसको नींबू आदि किसी अम्ल द्रव के मर्दन में घोटकर गोला बना लें और इसे सूर्ण कंद में मध्य रखकर, एक सूर्ण कंद होता है, कंद विशेष है, उसके बीच में इसको रख कर के सुखा कर सूर्ण को चारों ओर 1 अंगुष्ठ मोटा मिट्टी का लेप करें। मतलब सूर्ण कंद के बीच में रखें और वो सूर्ण कंद के ऊपर फिर चारों ओर मिट्टी का लेप करें। 4 अंगुल मिट्टी का 1 अंगुष्ठ मोटा मिट्टी का लेप करें और सुखाकर गजपुट की अग्नि में पाक करें। पुनः ठंडा होने पर सावधानीपूर्वक भस्म को प्राप्त कर लें। यह भस्म देखने में मुक्त रूप से सभी दोषों को नाश करने वाली होती है। यह वांति, भ्रांति, विरेचन आदि विकारों को कदापि उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार का शास्त्रों में उल्लेख है। इस प्रकार मतलब पारद की भस्म बनाने के बाद में जो शास्त्रों में कहता है 3 भस्म बना ली, उस भस्म बनाने के बाद में उसको पुनः किसी भी जब नींबू या अमृत में घोट करके उसको सूर्ण कंद के मध्य में रख करके और उस पर मिट्टी का लेप करें। मिट्टी का लेप करके उसको गजपुट में पाक करें। इस प्रकार से जो बन जाएगी भस्म वो किसी प्रकार की वांति भ्रांति वगैरह नहीं करती, मतलब उत्तम भस्म बन जाती है। इस प्रकार का शास्त्रों में उल्लेख है। आगे जो उसकी दूसरी विधि बताई गई है, ये प्रथम विधि है। दूसरी विधि में ताम्र के पतले पत्र में प्रथम गोमूत्र में 5 याम यानी 15 घंटे
अच्छी प्रकार से स्वेदन करें, मतलब गोमूत्र में ताम्र के पतले पत्तों को अच्छी तरह स्वेदन करें। अब इस ताम्र पर चांगेरी के कल्क का लेप करें। चांगेरी एक औषधि होती है, उसका कल्क बना लें और कणक बना के उसका लेप करें। इसे सुखाकर एक मिट्टी की हांडी में ताम्र पत्र को ऊर्ध्वाधर द्विगुण गंधक की कजली रखकर, मतलब ताम्र पत्र को रख दें और उसके नीचे भी गंधक की कजली और ऊपर भी गंधक की कजली। कैसी? वो द्विगुण गंधक की, मतलब द्विगुण गंधक, दो गुण गंधक हो, उसमें ऐसी गंधक की कजली रख करके ताम्र के समान भाग पारद 2 भाग गंधक से निर्मित कजली को बीचों बीच ताम्र पत्र में रखकर हांडी के मुख को बंद कर अग्नि पर चढ़ा दें। 1 या 3 घंटे की तीव्र आंच देकर पकावें, उसका पाक करें। स्वांग शीत होने पर हांडी को मुख खोलकर हांडी से तल में से ताम्र भस्म को प्राप्त करें। ये एक प्रकार की और अन्य विधि है। इस विधि से मारित ताम्र भस्म में यह देख लेना चाहिए कि सम्यक रूप से ताम्र का भस्म हो गया है अथवा नहीं। यदि सम्यक रूप से भस्म नहीं हुआ है तो भस्म को चांगेरी स्वरस की भावना देकर पुनः, मतलब चांगेरी स्वरस की भावना देकर टिकिया बना करके सुखाकर सराव संपुट कर बंद कर भस्म होने तक पुट देते रहें। इस प्रकार इसकी सुंदर ताम्र की भस्म बन जाती है। मतलब उस प्रकार नहीं बने तो फिर पुनः चांगेरी स्वरत में घोट करके टिकिया बना करके बार बार पुट दें, जब तक भस्म नहीं बन जाए तब तक उसके पुट देते रहें। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। आगे अन्य विधि बताई गई है इसकी ताम्र की बनाने की, भस्म बनाने की। उसमें विधि है 10 पल शुद्ध ताम्र और 20 पल शुद्ध गंधक। 10 पल तो मतलब से डबल गंधक लेकर दोनों को एकत्र खूब मर्दन करें, संपुट में बंद करें, संपुट को संधिबंधन करके सुखा लें, संपुट को संधिबंधन सुखा लें। इस संपुट को बालुका यंत्र में बालुका के मध्य रखकर 24 घंटे अग्नि में पाक करें, 24 घंटे अग्नि देर पाक करें। यंत्र के स्वांगशित होने पर संपुट को निकाल कर उसे खोल कर ताम्र को निकाल लें तथा उसे खरल के समान उसे खरल में समान गंधक, एक भाग गंधक के साथ अच्छी प्रकार घोटकर पुनः संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें, पुनः बंद करें, पाक करें। इस प्रकार 3 पुट देने से ताम्र की उत्तम भस्म बन जाती है। इस भस्म को अंजन आदि बाह्य प्रयोग के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, प्रयोग कर सकते हैं, बाह्य प्रयोग कर सकते हैं अंजन आदि के लिए, शरीर में आभ्यंतर प्रयोग के लिए नहीं बताया है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। चौथी भस्म तरीका बताया इन्होंने। शुद्ध ताम्र 1 भाग, शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग, मनशिला 1/4 भाग मानी चौथा भाग, शुद्ध हड़ताल 1/8 भाग लेकर प्रथम पारद गंधक की कज्जली बना लें। अब इसमें ताम्र चूर्ण मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन कर क्रमशः मनशिला और हड़ताल, मतलब क्रमशः यानी पहले मनशिला फिर क्रमशः हड़ताल का चूर्ण मिलाकर घृत कुमारी के स्वरस की अच्छी प्रकार से भावना देकर मर्दन कर सुखा लें। इसे सराव संपुट में बंद कर अग्नि में फूंक दें, पाक करें। इस प्रकार ताम्र की उत्तम भस्म बन जाती है। इस प्रकार से आपको ताम्र की भस्म बनाने की 4, 5, 6, 7, 8 विधियाँ आपको बता दी गई है। इन सभी विधियों से आप ताम्र की भस्म बना सकते हैं। भस्म बनाने के बाद एक ताम्र भस्म में अत्यावश्यक है कि भस्म का प्रयोग करने से पहले ताम्र का अमृतीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि ताम्र भस्म अत्यंत उग्र है। कोई हानि करे इससे पहले ताम्र का अमृतीकरण करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो अमृतीकरण करने का प्रयोग में है, अमृतीकरण कैसे करेंगे उसके लिए बताया है कि लोहादि धातुओं के साथ मारण कर लेने से पर भी उसमें जो कुछ दोष अवशिष्ट रह जाता है उसे दूर करने के लिए भस्म में जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी भस्म का मारण करने के बाद भी उसमें जो दोष रह जाता है उस दोष की निवृत्ति करने के लिए जो आगे कार्य किया जाता है उसे अमृतीकरण कहा जाता है। ये श्लोक है। आगे इसमें बताया गया है कि श्लोक में कि लोहादीनाम मृतानाम वही शिष्ट दोषा नु उत्तये क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरणम मतम, उसे अमृतीकरण संस्कार कहते हैं। यानी लोहादि धातुओं के मारण कर लेने के बाद भी
जो दोष धातुओं में रह जाते हैं उन दोषों को समाप्त करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार का नाम शास्त्रों में अमृतीकरण दिया गया है। अमृतीकरण जैसा कि नाम दिया गया है उसी हिसाब से अमृतीकरण का मतलब यह है कि वो धातु, वो भस्म अमृत के समान गुणकारी होती है, मतलब वो निर्दोष हो जाती है, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं करती, वो गुण ही करती है। इस प्रकार का इसमें उल्लेख है। अब ताम्र भस्म का अमृतीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में है कि ताम्र में भस्म को आधा भाग गंधक मिला, पंचामृत, गोदुग्ध, दधी, घृत, शर्करा और मधु, ये पंचामृत से मर्दन कर चक्रिका बना लें, सुखा लें, श्राव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 3 पुट देने से ताम्र की 8 दोषों से रहित भस्मी बन जाती है, यानी उसका अमृतीकरण हो जाता है। या जो 8 दोष पहले बताए गए थे पूर्व अध्याय में, वो 8 दोष से वो निवृत्त हो जाती है, यानी वो 8 दोष इसमें नहीं रहते हैं। किस प्रकार कि पारद की आधा भाग गंधक लें और पंचामृत लें, उसमें मर्दन करके चक्रिया बनाएं और फिर इसमें गजपुट में पाक करें। दूसरा इसका तरीका है, 1 भाग ताम्र में आधा भाग शुद्ध गंधक मिला, नींबू स्वरस में घोटकर गोला बनाकर सूरण कंद के मध्य में रखकर ऊपर से कपड़ मिट्टी कर सुखाकर गजपुट की अग्नि में पाक करें। स्वांग शीत होने पर सावधानी पूर्वक सूरण कंद से मध्य से ताम्र भस्म प्राप्त कर लें। इस प्रकार से भी ताम्र का अमृतीकरण संपन्न हो जाता है। ताम्र भस्म को कुमारी स्वरस की भावना देने अगला तरीका बताया है। तीसरा तरीका, ताम्र भस्म को कुमारी स्वरस यानी घृत कुमारी स्वरस अग्वार पाठा की भावना देते हुए वराह पुट में 7 पुट देने से ताम्र की 8 दोषों से युक्त भस्म बन जाती है, यानी उसका अमृतीकरण हो जाता है। ये शास्त्रों में उल्लेख है। आगे ताम्र भस्म का वर्ण क्या होगा उसके बारे में बताया कि ताम्र भस्म कृष्ण वर्ण का होता है, तथा कई बार श्वेत वर्ण का एवं मयूरकंठ सदस्य वर्ण का भी देखा जाता है। तो मतलब श्वेत कृष्ण वर्ण का भी हुआ, श्वेत वर्ण का भी हो सकता है, और मयूरकंठ अलग अलग तरीके से बनानी, विविध तरीक़ों से बनाने पर उसका कलर में अंतर आ जाता है। इसलिए कृष्ण वर्ण की होती है, श्वेत वर्ण की भी है, और मयूरकंठ के सदस्य भी वर्ण उसका होता है। परीक्षा कैसे करेंगे? देखो, इसकी सारी परीक्षाएं हम ताम्र भस्म करनी पड़ेगी। वाली तरह होनी चाहिए, पानी में तैरने वाली होनी चाहिए, निश्चंद्र होनी चाहिए, कोई चंद्रिका उसमें नहीं होनी चाहिए, रेखा पूर्ण होनी चाहिए, हाथ की रेखा में लग जाए ऐसी रेखा पूर्ण होनी चाहिए आदि। भस्म की जो समस्त परीक्षा है, सामान्य परीक्षा के अतिरिक्त ताम्र में खट्टे दही में डाल, मतलब ये तो करें ही करें, इसके अलावा ताम्र को खट्टे दही में डालकर कुछ देर छोड़ देने पर दही का रंग यदि नीला पड़ जाता है तो ऐसा भस्म दोषयुक्त माना जाता है। यानी अगर दही में डाल दी उसको और अगर मान लो उसका कलर नीला पड़ गया तो दोषयुक्त मानी जाएगी, ताम्र भस्म अच्छी नहीं बनी है ये माना जाएगा। इस प्रकार से उसका ये देख लेना चाहिए दही में डाल के। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो श्रेष्ठ भस्म है, ऐसा भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रयोग करने से पहले ताम्र को दही में डाल करके देख लेना चाहिए कि वो दही में उसका कलर परिवर्तन होता है या नहीं, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब ताम्र भस्म के गुण हैं। गुण क्या है इसके? ताम्र भस्म रस में तिक्त, कषाय, कटु एवं मधुर है। विपाक में मधुर तथा शीत, वीर्य में उष्ण है, बहुत तीव्र है, उष्ण है। यह सारक यानी अतिसार करने वाली, मल को निकालने वाली, लघु, लेखन करने वाली, रोपण करने वाली, किसी भी रोपण होते हैं किसी भी व्रण को ठीक करने के लिए भरने रोपण। नेत्र के लिए हितकर, नेत्रों के लिए बहुत अच्छी तरह हितकारी है। दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। ऊर्ध्वाध है, शोधक, ऊर्ध्व और अधय मतलब ऊर्ध्व और अधय मतलब ऊपर वमन द्वारा और विरेचन द्वारा दोनों तरह से शोधन करने वाली है, शोधक है। तथा पित्त, कफ और विष इन दोषों को ठीक करने वाली है। उदर विकार को ठीक करने वाली है, आम दोष को ठीक करने वाली है, कृमि रोग को ठीक करने वाली है, स्थौल्य को ठीक करती है, स्थौल्य वाली जो व्याधि है उसको ठीक करेगी, अम्ल पित्त को ठीक करेगी, अर्श को ठीक करेगी, क्षय रोग को ठीक करेगी, टीबी को, पांडु रोग को ठीक करती है, कुष्ठ रोग को ठीक करती है, कास, श्वास, पीनस, अम्ल पित्त, शोथ, शूल तथा यकृत प्रिया और गृहिणी रोग की नाशक है। इसमें इस प्रकार के गुण हैं, इनको सबको ठीक करती है। यह किंचित ग्रहण करने वाली होती है, कुछ ताकत देने वाली होती है। ताम्र भस्म की मात्रा क्या होनी चाहिए? इसकी मात्रा के लिए है 1/8 रत्ती से 1 रत्ती तक की, रोगी के बलाबल के हिसाब से इसका काल आदि का विचार करके सेवन करना चाहिए। इसकी मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत उग्र होती है, इसलिए मात्रा कम देनी चाहिए।
रोगी के बलाबल के अनुसार। अन्नपान इसका क्या है? तद्रोगनाशक, मतलब उस रोगनाशक वनस्पतियों के स्वरस, मतलब जिस रोग में दे रहे हैं उस रोग के नाशक स्वरस, चूर्ण, क्वाथ और शहद के साथ इसका सेवन करना चाहिए। ताम्रभस्म में उपलब्ध विकारों की शांति का, मान लो कोई ताम्र सेवन कर रहे हैं और कोई उपद्रव हो गया तो शांति कैसे होगी? उसके लिए क्या है कि धनिया का स्वरस अथवा क्वाथ में मिश्री मिलाकर, धनिया का स्वरस हो या क्वाथ हो उसमें मिश्री मिलाकर 3 दिन पिलाने से ताम्र से उत्पन्न उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसके अलावा मुनि ब्रीही को पीसकर मिश्री के साथ पीने से ताम्र भस्म सेवन से उपद्रव जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। मुनि ब्रीही औषधि होती है उसको लेके। ताम्र के कुछ प्रमुख योग है, कौन कौन से हैं? आरोग्यवर्धिनी वटी जो अपन रोज प्रयोग में लाते हैं, ये है कांचनाभ रस, गुलमकरण रस, चंद्रामृत रस, ताम्र परपटी, त्रिविक्रम रस, नित्यानंद रस, पंचामृत परपटी, लक्ष्मी विलास रस, हृदयारण रस। इस प्रकार से कई प्रकार के ताम्र के योग हैं। इन सब का आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन प्रयोग करने से पूर्व इसका प्रयोग बहुत ही संतुलित ढंग से और मिनी मात्रा में, कम मात्रा में करना चाहिए। धन्यवाद।